ये पहली बार है जो हमारा मुख्य धारा का मीडिया है वो सरकार के साथ खड़ा होकर विपक्ष पे हमलावर है। तो विपक्ष अकेले तो कुछ नहीं कर सकता है। मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष के परिसर में सिर्फ दल नहीं होते हैं, उसमें मीडिया भी होता है, उसमें वो तमाम संस्थान होते हैं जो सरकार पर अंकुश रखते हैं। कि राम मंदिर के वक्त में मेरे घर पे आकर के अच्छत पकड़ा के एक भाजपाई जा रहा है, मेरे घर पे, मेरे गांव वाले घर पे भी यही देखने को मिला। अभी चुनाव आ चुके, एक कांग्रेसी आपको नहीं दिखेगा कि गांव गांव जा करके लोगों से मिल रहा हो, बात कर रहा हो या मैसेज पहुंचा रहा हो। वो वाली बात आज फिर कि जिन दलितों पर जमीन नहीं है या कम जमीन है उनको जमीन आवंटित की जाएगी। तो आप देखिए इंदिरा गांधी का जो सपना है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सामाजिक न्याय का सपना है, उसको पूरा करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी जा रही है। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस घोषणा पत्र को नाम दिया है न्याय पत्र का। आपको बताएं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब राहुल गांधी कर रहे थे तब उन्होंने तमाम तबकों के न्याय की बात की थी। आज जब मैनिफेस्टो आया है तो इस मैनिफेस्टो को नाम दिया गया है न्याय पत्र का, जिसमें जिक्र है युवाओं के प्रति न्याय यानी कि यूथ जस्टिस, जेंडर जस्टिस, फार्मर्स जस्टिस और वर्कर्स जस्टिस का। इस पूरे घोषणा पत्र को आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यह दस्तावेज तैयार हुआ है पिछले 5 सालों में सरकार की जो गतिविधियां रही हैं, विपक्ष के जो आरोप रहे हैं सरकार के ऊपर, उसी को देखते हुए युवाओं ने खूब सारे प्रदर्शन किए। मौजूदा रिजाइम में पेपर लीक से रिलेटेड, बेरोजगारी से रिलेटेड, उन सब चीजों को कंसिडरेशन में लिया गया है। भारत जोड़ो यात्रा के समय से राहुल गांधी जाति वर्ग जनगणना की बात कर रहे थे और सामाजिक न्याय की बात कर रही थी पूरी कांग्रेस। सामाजिक न्याय की संकल्पना भी आपको इस घोषणा पत्र में दिखेगी। लेकिन सवाल कई हैं, उन तमाम सवालों पर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि घोषणा पत्र आया, ठीक है, बहुत सारे वायदे हैं, कौन कौन से वायदे हैं इन पे भी बात होगी, लेकिन यह घोषणा पत्र कितने लोगों तक पहुंच सकेगा। मैं कुछ एक हाइलाइट्स आपको दे दूं। इक्विटी जस्टिस की बात की है इस घोषणा पत्र में, की गई है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रव्यापी जातीय जनगणना करवाएगी कांग्रेस अगर पावर में आती है तो। आरक्षण के 50% की जो सीमा है उसको बढ़ाएगी। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है उसमें तमाम जातियों को इंक्लूड कर लेगी। तो सामाजिक न्याय के जिस नारे के साथ राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ते दिख रहे हैं या कांग्रेस जो बात कर रही है वो इस घोषणा पत्र में जगह बनाने में कामयाब हुई है। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो महिला सशक्तिकरण के लिए 1 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे उन परिवारों को, गरीब परिवारों को, और जो ट्रांसफर है वो सबसे ओल्डेस्ट जो वुमेन होंगी, महिला होंगी उस परिवार में, उनके खाते में की जाएगी। अगर किसी परिवार में महिला नहीं होती हैं तो ओल्डेस्ट जो व्यक्ति है उसके खाते में ये रकम डिपॉजिट की जाएगी। एक और बड़ी अच्छी चीज इस घोषणा पत्र में दिखी कि नागरिक छूटों की, नागरिक अधिकारों की कई बार हम बातचीत करते हैं, वेलफेयर स्टेट की बातचीत करते हैं, लेकिन हमने देखा कि वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं, उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो कंसेशन मिलता है वो रियायत उनसे छीन ली गई थी। कांग्रेस ने कहा है कि ये रियायत हम वापस देंगे। कई सारे लॉज की बात की है। मीडिया के ऊपर इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने काफी वादे किए हैं। उसने कहा है कि इंटरनेट पे जो फ्रीडम है उसके लिए हम लॉ बनाएंगे, सुनिश्चित करेंगे वो फ्रीडम रहे। इंटरनेट शटडाउन का दौर जो है वो बहुत लंबा ना खींचे, बल्कि रहे ही ना इंटरनेट शटडाउन। मीडिया में पारदर्शिता के लिए उन्होंने कहा है कि ओनरशिप और जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो तमाम मीडिया संस्थानों को अपने वेबसाइट पर चस्पा करनी पड़ेगी, चिपकानी पड़ेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड का भी जिक्र है इस घोषणा पत्र में। और जो डिफेक्शन हम बार बार देखते हैं कि चुनाव होता है, एमएलए किसी एक पार्टी से चुन लिए जाते हैं लेकिन फिर बाद में वो पार्टी बदल लेते हैं, कभी डर से, कभी लालच से। कांग्रेस ने कहा है कि जो लोग भी डिफेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक उसका डिस्क्वालिफिकेशन होगा। इसके लिए हम 10th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसे अमेंड करेंगे। काफी सारी बातें हैं, तमाम बातों पर, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक छोटी छोटी टिप्पणी, जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, निवेदिता हैं, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव हैं, संदीप हैं, छोटी टिप्पणी इस घोषणा पत्र पर कि जो घोषणा पत्र कांग्रेस लेकर आई है, क्या लगता है आपको, क्या असर होगा और किस तरह का घोषणा पत्र है? हाउ डू यू सी दिस एज अ डॉक्यूमेंट? जी देखिए, घोषणा पत्र में जो बातें हुई हैं बहुत अच्छी बातें हैं और ये वो सारी चीजें जो होनी चाहिए। पिछले 10 सालों से ये मुद्दे भी हैं, लेकिन असर कितना होगा जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि घोषणा पत्र तो इससे पहले भी आया था, 2019 में भी आया था, 14 में भी आया था, हमने देखा है क्या हुआ है। और घोषणा पत्र में जो वादों की जहां तक बात होती है सर, तो वो वादा खिलाफी भी बहुत होता है। कोर्ट में भी मामले रहे हैं कि मैनिफेस्टो में झूठ बोला जाता है। और अभी आप देखिए कि
जिन मुद्दों की बात हुई है घोषणा पत्र में, वो मुद्दे जनता के बीच के मुद्दे हैं, जिनके लिए हम हमेशा यही बात करते रहते हैं कि ये चुनावी मुद्दे नहीं बनते हैं, लेकिन जनता के मुद्दे हैं। उन मुद्दों पे जमीन पे जाके, धरातल पे जो युवाओं ने प्रदर्शन किया, युवाओं ने किया। इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट की वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा मामला सामने आया है, लेकिन इन पार्टियों ने, विपक्ष की पार्टियों ने, स्पेशली अगर हम कांग्रेस की बात करें, कितना मुद्दा इन्होंने बनाया। असर कहां पे हुआ है? असर नहीं होगा इसका। और बाकी देखिए, दुनिया भर की बात ईवीएम को लेकर के होता रहता था। ईवीएम पे आप सीधे बोलते कि हम ईवीएम के विरोध में हैं। इतने सालों से आप बोल रहे हैं कि बैलेट पेपर से करा, आपके घोषणा पत्र में है कि नहीं हम ईवीएम से ही कराएंगे, हाँ पर्ची मिलान करा देंगे वीवीपैट का। वो आपका डायरेक्ट रुख क्यों नहीं नजर आ रहा है इस पूरे मामले पे? कांग्रेस ने जब भी विरोध किया, विपक्षी पार्टियों ने जब भी विरोध किया, उन्होंने कहा कि वीवीपैट की जो सुविधा है वो रहे। दूसरी बात मैं एक बार जोड़ देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे आपके जो आपने बात बोली है उसमें जज्बात और भावनाएं ज्यादा दिख रही हैं। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड पे अगर कोई फैसला आया है तो फैसला लेने का अधिकार किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होता, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही देगी। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे काफी बातें बोली हैं और लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे पहला, बल्कि आपको मैं बताऊं, जब इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 में आई गेस शुरू की गई थी, तो सीपीएम ने उसी वक्त विरोध किया था। तो विपक्षी पार्टियां हमेशा चुप रही, ये बात कह देना बड़ा गलत होगा। उन्होंने बोला है, और जहां तक बात है कि सही बात, इलेक्टोरल बॉन्ड पे फैसला कोई विपक्ष की पार्टी तो नहीं ले सकती है, ना ही उस पे उस तरह से काम कर सकती है, कोई एजेंसी ही कर सकती है, कोर्ट कर सकता है। लेकिन आप ये भी तो देखिए, इन्हीं लोगों के वक्त में उन चीजों पे भी काम हुआ है जो कि बाकी कोई नहीं कर सकता था, लेकिन जनता ने प्रतिरोध किया, विपक्ष इनके खिलाफ आया, चीजें हुई, चीजें बदली। इनके वक्त में आपको याद होगा कि मूवमेंट्स हुआ करते थे, आंदोलन हुआ करते थे सरकारों में। आपको याद होगा कि कई बार मजबूरी में कई लोगों को इस्तीफे भी देने पड़ गए थे। ये सारी चीजें हुई थी ना। अब ये नहीं हो पा रहा है। इसमें यह भी सही बात है कि ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी चीजों पे अपना कंट्रोल जमा करके रखा हुआ है, लेकिन ये भी तो हो रहा है कि शांति है इनकी तरफ से। कितना काम हुआ है आप ये देखिए, कितनी बार आपको नजर आया कि ये लोग जा करके और प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम नहीं मार। आपको बता रहे प्रदर्शन की हकीकत ये होती है कि दिल्ली पुलिस ने कहा है 3 बजे तक रहना, तो 3 बजे से पहले खुद नेता खाली कराने लगते हैं, जल्दी चलो नहीं तो पुलिस आ जाएगी। ये विपक्ष के आंदोलनों की हकीकत है सर इस समय। तो मसला यही है, आपने कितना प्रतिरोध किया है, आपने माहौल कितना बनाया। अरे इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीज दुनिया के किसी और देश में होती तो हंगामा मच गया होता। जनता के बीच में आप गरीब कह सकते हैं कि जो गरीब अनपढ़ जनता है उसको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। यहां पे बैठ के हमें लग रहा है ना कितना बड़ा इशू है, बाप रे कितना बड़ा इशू है। राघव अभी धरातल पे हैं। राघव जब आए थे उनसे यहीं पे मैंने ये सवाल पूछा था कि इस पे बताइए क्या चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड पे, बहुत बड़ा मुद्दा है। उन्होंने बोला जनता के बीच तो ये मुद्दा नहीं है, उन्हें नहीं पता। उनको लग रहा है कि चंदा लेने के लिए बनाया था तो चंदा ले लिया, तो हुआ क्या है। इसका मतलब है कि आप मैसेज नहीं पहुंचा पाए हैं। जी, मैकेनिज्म का आपको दिक्कत दिख रहा है कि मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन इसमें आपने जो बात कही है निवेदिता, और जो मेरा टेक है भी कि जिस तरीके से मीडिया के चरित्र को हमने बदलते देखा है, क्योंकि कोई भी मैसेजिंग, कोई भी कम्युनिकेशन मीडिया के बिना आज के युग में सोच पाना कि हम सफलतापूर्वक कन्वे कर पाएंगे, वो बड़ा मतलब एक यूटोपियन सा आइडिया है, आप कर नहीं सकते हैं। कुछ भी होता है, मीडिया कितना स्पेस देता है ये भी एक बड़ा सवाल है। जो मीडिया स्पेस देता है, कल की ही खबर है, बोलता है हिंदुस्तान एक वेब पोर्टल है, उस वेब पोर्टल का पहले इंस्टाग्राम अकाउंट बंद किया गया, उसके बाद उस यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया। बोलता है हिंदुस्तान के तमाम वीडियोस आप देखेंगे तो वो जितने भी आपके जातीय मामले होते हैं उस पर वो लगातार टिप्पणी करते हैं, सरकार की जो नीतियां हैं उसकी समीक्षा करते हैं और सरकार से सवाल उठाते हैं, जो पत्रकारिता का मूल धर्म है। तो ऑल्टरनेटिव मीडिया का डेवलपमेंट ही ये बताता है कि जो मेन स्ट्रीम जिस मीडिया को कहा जाता है और जो कम्युनिकेशन या परसेप्शन मेकिंग में सबसे जोरदार भूमिका निभाती है, वो कमजोर हुआ। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में आप ये बात देख सकती हैं, शायद ये कारण रहा हो। बाकी आपका जो कारण है मुझे काफी हद तक वो ठीक लगता है कि जिस मुखरता से या जिस एग्रेसिवनेस से विपक्ष को आंदोलन या प्रदर्शन करते रहने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं किया है। लेकिन उसी की एक झलक डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव इनके घोषणा पत्र में भी दिखता है, क्योंकि लगातार एजेंसीज के दुरुपयोग की बातचीत चल रही थी। इस घोषणा पत्र में यह बात कहा गया कि देखने में आया है कई बार लोग किसी एक पार्टी सिंबल पे चुनाव जीत के आते हैं लेकिन फिर वो पार्टी बदल देते हैं। और इन्होंने कहा है घोषणा पत्र में कि 10th शेड्यूल में अमेंड करके जो लोग भी डिफेक्ट कर रहे हैं, एक पार्टी के सिंबल से जीत के आते के हैं और दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, उनके खिलाफ हम जांच भी करेंगे, एक तो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने भ्रष्टाचार, अभी एक सूची आई थी जिसपे मॉलिटिक्स ने वीडियो भी किया था, 25 लोग जिन पर जांच चल रहे थे भ्रष्टाचार के मामलों में, वो 23 भाजपा में शामिल होते हैं और उनमें से 23 लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो बंद हो जाती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र है, इन तमाम लोगों की हम जांच करेंगे और हम किसी को ऐसे नहीं जाने देंगे। मतलब भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की भी बात है। सबसे पहले तो यही कि क्या देखते हैं इस दस्तावेज को, कैसे देखते हैं,
कितना असरदार होगा, इस बारे में भी बातचीत करें। लेकिन ये कैसा डॉक्यूमेंट है, कैसे तैयार किया गया होगा, क्या लग रहा है आपको? नीरज, जब अभी निवेदिता कह रही थी कि लोग सड़क पे नहीं उतरते हैं वगैरह वगैरह, तो मुझे 2014 के पहले का भारत याद आ रहा था। और कोई डर नहीं था, काला झंडा भी लोग दिखाते थे, प्रदर्शन करते थे, राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाते थे। आपने देखा होगा निर्भया केस के समय, या जब करप्शन को लेकर आंदोलन चला रामलीला मैदान में 2011, 12, 13 के आसपास, तो किस तरीके से मंत्री पहुंचते थे और उनसे बात करते थे और लोगों को कोई सज़ा नहीं मिलती थी, बड़े तादाद में लोग सड़कों पर आते थे। तो आखिर वो भारत कहाँ गया? क्या अचानक आज का विपक्ष डरपोक हो गया और उस समय जो लोग थे वो बड़े वो थे? दरअसल मुझे ये दस्तावेज, ये जो किसको क्या देंगे, वो तो एक है, आपने बताया बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि इस दस्तावेज ने, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, इसने हमसे उस हिंदुस्तान को वापस करने का वादा किया है जिसके कोर में समता है और स्वतंत्रता है, यानी लिबर्टी और इक्विटी, जिसको उन्होंने अपने घोषणा पत्र का अंत भी टैगोर की उस कविता से किया है जिसमें कहा गया है कि मुक्त हृदय और उन्नत भाल के साथ भारतीय खड़ा होकर सोचता है। वो भारत जिसमें सोचने में आज़ादी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिद्दीक कप्पन केरल से आ रहा है और वो सिर्फ जा रहा है कि रिपोर्ट करने, और वो 2.5 साल जेल में बंद है। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे भारत की? क्या ऐसे भारत की कल्पना उन लोगों ने की थी जिन्होंने इस देश को एक संविधान दिया था? इसलिए कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो आइडिया ऑफ इंडिया पर असर्ट कर रहा है। वो असर्ट कर रहा है कि किस तरीके से जो हमारी स्टेट है, यानी जो सरकारें हैं, वो कल्याणकारी होनी चाहिए। वेलफेयर स्टेट की बातचीत ये घोषणा पत्र कर रहा है। सर, मैं इसमें एक क्वेश्चन आपको जोड़ देता हूं जो निवेदिता ने उठाया और बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल भी है, क्योंकि लगातार हमने वायदों की हकीकत देखी है। केवल 10 सालों की बात ना करें, हम बीते समयों की भी बात करें तो कई वादे ऐसे होते हैं जो कर दिए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं होते, और लोगों ने मैनिफेस्टो को बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मानना भी छोड़ दिया है। उन्होंने सोच लिया हाँ चुनाव आते हैं, घोषणा पत्र आ जाता है। तो लोगों के मन में जो ये बात है कि वादों की हकीकत तो ये है कि इनको टूट जाना है, आप इस विश्वास को कैसे दोबारा से आप स्टैब्लिश करेंगे कि लोग आपकी बातों पर विश्वास करें? इसमें मैं इस बात को जोड़ देना चाहता हूं कि 25 लाख हेल्थ इंश्योरेंस की बात इस घोषणा पत्र में की गई है। राजस्थान में भी ये की गई थी। राजस्थान में काफ़ी बेनिफिशियरी दिखे जो कहते हैं कि भाई हाँ हमको मिला था ये लाभ, लेकिन राजस्थान के चुनाव परिणाम तो कुछ और बताते हैं। तो या तो लोगों को वो लाभ नहीं चाहिए, जो कि बात गलत है मेरे हिसाब से, लाभ तो चाहिए लोगों को और ज़रूरी भी चीज़ है, और लेकिन वोट कन्वर्जन नहीं हो रहा है उस फैसले से। तो इस घोषणा पत्र से वोट कन्वर्जन कैसे होगा? आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए या फिर आप क्रियान्वित नहीं कर पाए, दो चीज़ें हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि वोट कितना मिला नहीं मिला वो एक चीज़ होती है, उसके बहुत से कारण होते हैं। लेकिन एक विकल्प है हमारे सामने कि अगर हमें ये लगता है कि कोई अगर बीमारी बड़ी हो जाए तो घर और मकान और ज़मीन लोगों की बिक जा रही है, ऐसे में एक गठबंधन ये वादा कर रहा है कि हम आपको 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देंगे, और वो रुपए नहीं देंगे या किसी इंश्योरेंस कंपनी से आपका बीमा नहीं कराएंगे, बल्कि आप अस्पताल में भर्ती होंगे उसका सारा खर्चा हम उठाएंगे, जैसा कि राजस्थान में गहलोत सरकार ने किया। तो पहली बात तो कांग्रेस के इस वादे में इसलिए हम भरोसा कर सकते हैं कि राजस्थान में उसने ये करके दिखाया। अब इसके अलावा बहुत से फैक्टर होते हैं, किन कारणों से लोग वोट देते हैं नहीं देते, एक बात है, मैं इस बात से ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं कि जो आपने वायदा किया ये पहले कर चुके हैं, और खास तौर पर यूपीए शासन के दौर में जिस तरह की गारंटीज जो लागू की गई थी, चाहे वो भोजन की गारंटी हो, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो सूचना का अधिकार हो, अगर आप देखें तो यूपीए 2 में खास तौर पर जिस तरह की गारंटीज को कानूनी जामा पहनाया गया, उसने भारतीय जो लोकतंत्र है उसको बड़ा समृद्ध किया था। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने 2-2 यात्राएं की और लोगों के बीच से, जैसे 30 लाख नौकरियां, सरकारी पद खाली पड़े, हकीकत है 30 लाख इन सरकारी पदों को हम भरेंगे और उसमें 50% महिलाओं को नौकरी देंगे। इस वादे को पूरा करने में मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। यह जाति जनगणना जिसकी वजह से आरक्षण बढ़ेगा, सीधा उसका संबंध है कि अगर 22% आबादी है दलितों की तो उन्हें 15.5% क्यों मिले, उन्हें 22% क्यों न मिले, या ईडब्ल्यूएस में अगर सिर्फ सवर्ण गरीब ही क्यों गिने जाएं। ये सारे ऐसे वादे हैं जिसमें सिर्फ इच्छा शक्ति चाहिए और वैचारिक एक प्रतिबद्धता चाहिए, इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है। तो ये सब आसानी से पूरे हो सकते हैं। आप कहां पर खड़े हैं इस बात से तय होता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये घोषणा पत्र
एक खास दौर में 2024 में सामान्य बात नहीं है कि ये पार्टी भी घोषणा करती है, ये पार्टी भी घोषणा करती है, क्योंकि अगर 700 किसान शहीद हो जाते हैं, किसान आंदोलन जैसे ही दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, सड़कों पर कीलें गाड़ दी जाती हैं, जबकि यही सरकार 2014 में एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से देने की बात कर चुकी थी। ऐसे में अगर कांग्रेस ये कह रही है और लगातार इस आंदोलन लीगल गारंटी की बात की है, लीगल गारंटी की बात कर रही है, तो इसका एक महत्व है और किसानों को इस पे भरोसा न करने की कोई वजह नहीं है। लेकिन हो सकता है कुछ और मुद्दे वहां पे प्रभावी हो जाए कि वो कोई और जीत जाए किसी सीट पे, इसलिए इस बात की गारंटी कोई घोषणा पत्र नहीं कर सकता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं। हाँ, विश्वसनीयता का प्रश्न है और मुझे लगता है कि जितनी घोषणाएं कांग्रेस ने की हैं वो न सिर्फ लागू हो सकती हैं, बल्कि कांग्रेस की उन घोषणाओं के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसमें भी मुझे कोई कमी नजर नहीं आती। चलिए, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव को कमी नजर नहीं आती। संदीप, इक्विटी की बात की गई है, इक्विटी जस्टिस की बात की गई है, सामाजिक न्याय की बहुत सारी बात की गई है। कहा गया है कि भाई जो आपका कास्ट सेंसस है वो करवाया जाएगा, रिजर्वेशन का कैप जो है वो बढ़ाया जाएगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन जो है वो की जाएगी। तो जातीय विभेद के कारण जितनी भी दिक्कतें हमारे समाज में हैं उसको एड्रेस करने का एक तरीका, एक स्टेप ये दिखता है। लेकिन राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, हमने देखा दलितों के खिलाफ हमले रुक तो नहीं गए थे, जातीय वर्चस्व की जो लड़ाई थी वो रुक तो नहीं गई थी। तो ये जो वादे हैं, हालांकि इसकी बात लगातार राहुल गांधी करते रहे हैं, जातीय जनगणना की भी और उसके पार्टिसिपेशन की भी, कितनी हकीकत लगती है और क्या लगता है आपको, लोग इसको परसीव कर पाएंगे, लोग विश्वास कर पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है जो सामाजिक न्याय की बात इस मैनिफेस्टो में की गई है, गोडसे और सावरकर के देश बनाने की और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे थे उस पर रोक लगाने के लिए मैनिफेस्टो लाया गया है। इसमें सीधी बात है, जो नफरत भरा भारत देश के अंदर बनाने की और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो प्रयास कर रही थी उसके खिलाफ ये मैनिफेस्टो लाया गया है। ये मैनिफेस्टो एक तरफ गोडसे और सावरकर वाला देश बनाने के, ये मैनिफेस्टो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए लाया गया है। आम दलित है, जो अम्बेडकराइट कहता है अपने आप को, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा होना देखना चाहता है, उसको देखिए, जब वो सुनेगा कि हर जिले में अंबेडकर भवन पुस्तकालय, जो लाइब्रेरी बनाई जाएंगी अंबेडकर भवन के रूप में, जिनमें जो दलित समाज के बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, या वहाँ कोई भी पढ़ सकता है, ऐसी कोई स्पेसिफिक नहीं है कि दलित समाज के बच्चे ही पढ़ेंगे, अंबेडकर भवन बनाए जाएंगे। जो स्कॉलरशिप भारतीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार के आने के बाद रुक गई है, एकदम थम गई है, उस स्कॉलरशिप को दुगना देकर पूरा किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जाति जनगणना की आपने बात की, किसकी कितनी जनसंख्या है, किसको कितनी हिस्सेदारी देनी चाहिए, उसके ऊपर राहुल गांधी का सीधा कहना है कि जो 50% कैप है वो तक हटाया जाएगा। तो जो आम दलित है, जो मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाला दलित है, ज्योतिराव फूले को मानने वाला दलित है, सावित्रीबाई फूले को मानने वाला, यहाँ तक कि पेरियार को मानने वाला दलित है, इस मैनिफेस्टो में उसकी झलक दिखती है। कैसे झलक दिखती है? रोहित वेमुला एक्ट बनाया जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों में हॉस्टल खोले जाएंगे दलित समाज के लिए, जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी बाहर पढ़ने के लिए दलित समाज के लिए। एक तरफ वो लोग हैं जो रोहित वेमुला के मतलब हत्या में शामिल होते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो रोहित वेमुला के नाम पर एक्ट दे रहे हैं। तो दलित समाज को भी अब एक लकीर खींचकर आगे चलना चाहिए कि कांग्रेस किस तरीके से उनके जो सपने थे, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने थे, उनको पूरा करने के लिए आगे जा रही। आपने कहा कि राजस्थान के अंदर, जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तो दलित अत्याचार तब भी हुए, तब तो कांग्रेस रोक नहीं लगा पाई। देखिए, न्याय दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका होती है अत्याचार हुआ, अत्याचार दिलाने की, आपने उसके बाद न्याय दिलाने में कितनी कार्रवाई क्या की भूमिका की। एक तरफ हाथरस के अंदर दलित बेटी के साथ अत्याचार होता है, हत्या कर दी जाती है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूरी सरकार आरोपियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है, सभाएं होती हैं वहां पर, उन सभाओं पर कोई रोक नहीं लगाई जाती है, राजपूत पंचायतें होती हैं, कोई रोक नहीं लगाई जाती है। और दूसरी तरफ जब राजस्थान में तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, मुख्यमंत्री वहां साथ खड़े दिखाई नहीं देते आरोपियों के। जहां जिस तरीके से एक समाज के साथ, मतलब दलित समाज के विरोध में जो पंचायतें हो, उन पंचायतों को पुलिस सिक्योरिटी देती हुई दिखाई देती है। तो ये फर्क है, कौन न्याय के साथ खड़ा है। संदीप, इसमें जो मेरा सवाल था उस सवाल के साथ मैं आगे दोबारा आपके पास आऊंगा और अगले लेग पे हम बातचीत करते हैं। निवेदिता, आपने जो पहले सवाल के जवाब में दिया था कि असरदार कितना होगा, कम्युनिकेट कितना हो पाएगा, ये देखने लायक बात है। और आपको ये लगता है कि 5 सालों में विपक्ष ने वैसा रोड तैयार नहीं किया है जिसमें वो कम्युनिकेट कर पाए। हम अगर चुनावों की बात करें तो चुनाव दरअसल 5 सालों में आपने क्या कुछ किया है उसके आधार पर लड़ा जाना चाहिए। विपक्ष के पास एक एज हमेशा होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष सवाल करती है और सरकार को जवाब देना होता है अपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अब विपक्ष ने जो लड़ाई लड़ी होगी या विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं वही इस दस्तावेज में दिख रहे हैं, तो क्या लोगों को ये दस्तावेज नहीं पढ़ना चाहिए? और मीडिया में जो अंकुश है सरकार का, वो हम सब ने देखा है और इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता है, उसको लेकर भी इस घोषणा पत्र में बात है। तो इस घोषणा पत्र को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पिछली टिप्पणी में आपने मेरे इस सवाल का जवाब दे दिया था कि असर क्या होगा।
घोषणा पत्र को आप कैसे देख रही हैं? जी देखिए, बतौर पत्रकार हमें किसी भी पार्टी का जब घोषणा पत्र आता है तो उस पर हमें शक शुबा होना चाहिए वैसे भी, लेकिन अब ये इतना यूनिक है नहीं जितना यहाँ पे बताया जा रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि इससे पहले भी इसी टाइप के वादे भारतीय जनता पार्टी के भी घोषणा पत्र में रहे हैं, और अभी जो आने वाले जो घोषणा पत्र हैं उसको लेके जो बातचीत चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, उनसे बात करिए तो वो कह रहे हैं कि एक टैगलाइन होगी हमारा ज्ञान, GYAN, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इनके 5 में से 4 तो इनके भी पास है। और गरीब में आप कहेंगे जाति, क्योंकि मोदी जी ने एक बार कह दिया था कि हमारे लिए सबसे जो बड़ी जाति है वो है कि औरतें और ये गरीब, युवा, इसी तरह से उन्होंने बताया था। तो उनके लिए उन्होंने बोला कि जो टिपिकल कैटेगराइजेशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है वो इस मामले पे नहीं बोल सकते हैं। काम तो इन्होंने किया नहीं है, सामाजिक न्याय की तो बात छोड़ ही दीजिए, सीधे सीधे अन्याय दिखा है। लेकिन उसी टाइप की बात तो भारतीय जनता पार्टी के भी मैनिफेस्टो में दिखाई दे रही है। लेकिन मामला प्रतिबद्धताओं का है, जैसे डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव कह रहे थे, और ये आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूं, बल्कि एक एक सवाल सभी लोगों से दोबारा ली जाएगी। प्रतिबद्धता का सवाल है कि आपने किया क्या है और आपके वादे क्या हैं। आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर ही कोई आप पे विश्वास करेगा या नहीं करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी जब ये बात करती है कि हम किसानों के बारे में काम करेंगे या किसानों के लिए काम करेंगे या युवाओं के लिए काम करेंगे, तो उनके ट्रैक रिकॉर्ड में वो बेरोजगारी का दर दिखता है जो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। उनके ट्रैक रिकॉर्ड में किसानों का वो आंदोलन दिखता है जिसमें 700 किसान शहीद हो गए। तो लोगों के लिए विश्वास कर पाना किससे ज्यादा आसान होगा? सर, ट्रैक रिकॉर्ड की जो आप बात कर रहे हैं, इस घोषणा पत्र में बात हुई है कि जो एजेंसियां स्वतंत्र रूप से, मतलब उनकी शक्ति बहुत ज्यादा जिनकी हो गई, उनकी शक्ति को थोड़ा कम किया जाएगा, वो एक निगरानी में रहेंगी। यानी इसमें ईडी, सीबीआई एंड ऑल दैट जैसी एजेंसियों की भी बात हो रही है। तो पीएमएलए क्योंकि मेन है, पीएमएलए की वजह से ही विपक्ष के नेता जेल में जा रहे हैं। पीएमएलए आया जरूर था 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, लेकिन लागू हुआ था मनमोहन सिंह के टाइम पे। 2009 में इसकी ताकत बढ़ाई गई, 2012 में इसकी ताकत बढ़ाई गई, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2022 में पीएमएलए के खिलाफ एक याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया पी चिदंबरम के एक बयान का हवाला देके, और ये याचिकाकर्ताओं में खुद पी चिदंबरम थे। यानी कि ये पहले आप लोगों ने ही बनाया, बढ़ाया उसको, बेसिकली आप स्ट्रांग करते रहे। लेकिन अब मैसेज ये जा रहा है, और ये जाएगा ही, भारतीय जनता पार्टी तो ये मैसेज पहुंचाएगी। और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं, मैसेज पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत आगे है। ये तो मैसेज पहुंचाएंगे ही ना कि हाँ, पीएमएलए का जब इनके खिलाफ ये इस्तेमाल होने लगा क्योंकि ये भ्रष्टाचारी थे, तो अब ये कह रहे हैं कि हम इसको कमजोर कर देंगे या फिर ऐसी एजेंसियों को हम निगरानी में रखेंगे। तो आप जो है, ये गफलत कहां पे हो रही है? आप ये देखिए ना कि आपको लड़ना है भ्रष्टाचार के खिलाफ, या फिर आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कानून है उनको कमजोर करना है। ये गफलत यहां पे बहुत है इनके साथ। और सही बात है, सरकार के काम पे चुनाव होते हैं कि आपने काम किया है या नहीं, चुनाव इसका होता है। लेकिन बतौर विपक्ष भी आपने कितना काम किया है एक विपक्ष का, मैं ये कह रही हूं। मैं वही कहता हूं कि आप जब ये सवाल उठा रही हैं, ये बात कह रही हैं, तो वो कुछ पॉइंटर्स भी गिनवाइए जहां पर विपक्ष ने विपक्ष का काम नहीं किया हो। विपक्ष पूरी तरह से चुनाव से पहले बिखरा हुआ नजर आ रहा है। जो कहते हैं ना मोदी वर्सेस, वो बहुत मजाकिया लगता है मुझे ये। लेकिन आप देखिए कि यहां पे टिकट, आप देखिए जो बंटवारा हो रहा है यूपी में, जो विपक्ष के अभी अखिलेश यादव हैं, एक ही सीट पे अपने हिसाब से ये लोग 1-2 बार 3 बार सीट भी बदली है, मतलब टिकट बदला है लोगों का। उसके बाद से आप देखिए दिल्ली की बात करिए, आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए, कांग्रेस का अभी तक अता पता नहीं है कि किसको करना है, क्या करना है। कह रहे हैं हम अभी पता कर रहे हैं कि कौन ज्यादा बेहतर होगा। आप क्लियर ही नहीं है कि आपका कौन सा उम्मीदवार मजबूत है। नामांकन की एक तिथि है, नामांकन की तिथि के हिसाब से वो करेंगे, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? उम्मीदवार बदलने वाली जो बात है उस पर कोई भी ये जवाब दे सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी उम्मीदवार बदले हैं, बल्कि टिकट लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने कहा है कि नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा उस पार्टी को मिला है। और इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है वो चुनाव के लिए ही होता है कि चुनाव आप लड़ सके, इसलिए ये लीजिए, ये पैसा लीजिए, है ना जी। देखिए, ये वही वॉट अबाउटरी हो रही है जो भारतीय जनता पार्टी करती है कि मणिपुर पे बोला तो बंगाल पे क्यों नहीं बोल रहे, इस टाइप की बात है ये। लेकिन क्योंकि अभी हमारा सवाल ये था कि बतौर विपक्ष, जो विपक्ष का रोल है कितना ही ज्यादा, बहुत बड़ा अग्निपथ योजना से लेकर सारी, सही बात है, बोला है, ट्विटर पे बोला है, आप कहां लोगों के बीच में, आपने कहा कि हाँ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने बुला लिया, ठीक है, वो उनका यात्रा का रूट चल रहा है, वहां पे तो करनी है सारी चीजें, लेकिन माहौल कहां बना, विपक्ष कहां ढंग से साथ में नजर आया? मायावती आएंगी नहीं आएंगी, आएंगी नहीं आएंगी, ये सारी चीजें होते होते मायावती तो अभी बिल्कुल कह सकते हैं कि नींद में है, जैसे कोई रैली नहीं, कोई कुछ नहीं। उनको तो पता है कि ठीक है, परसेंटेज गिरते जा रहा है, सामाजिक न्याय की बात तो हो रही है, लेकिन हो कहां रहा है? कितना आपने एफर्ट किया है बतौर विपक्ष, आपने सरकार को कितना घेरा है? आप मैसेज नहीं, आप ये देखिए, राम मंदिर के वक्त में मेरे घर पे आकर के अच्छत पकड़ा के एक भाजपाई जा रहा है, मेरे घर पे, मेरे गांव वाले घर पे भी यही देखने को मिला। अभी चुनाव आ चुके, एक कांग्रेसी आपको नहीं दिखेगा कि गांव गांव जा करके लोगों से
मिल रहा हो, बात कर रहा हो या मैसेज पहुंचा रहा हो, ये नहीं समझा पा रहे। जो मुद्दे इन्होंने डाला है कि पीएम केयर्स फंड पे हम जांच करवाएंगे, पीएम केयर्स फंड में घोटाला भी है, ये देश की जनता को नहीं पता है। तुमने कितना बताया है? तुम कहां लोगों के बीच में पहुंचे हो? बोला कि पीएम केयर्स फंड में आपका पैसा गया है, लेकिन पैसे का घोटाला हुआ है, घपला हुआ है। पूरी जनता से पूछिए। यहां पे बैठ के हम लोग को लगता है कि हाँ ये सारी चीजें गड़बड़ है। अभी यहाँ पे हम बाहर जाए, हम लोगों से पूछेंगे पीएम केयर फंड में घोटाला है, 10 में से मैं तो कह रही हूँ 10 लोग कहेंगे कि उसमें क्या घोटाला, हमने तो अपने मन से दान किया था, उसमें क्या गड़बड़ी है। तो बात ये मैसेज बतौर विपक्ष आपका सबसे बड़ा काम ये है कि अगर जनता के अंदर जो गुस्सा है उस गुस्से को और बढ़ाओ मतलब कि लोगों तक पहुंचाओ। ठीक, वो ये काम आपसे हो नहीं पा रहा है। डेमोक्रेसी में मुझे ऐसा लगता है कि वो कम्युनिकेशन को चैनलाइज करने का, कम्युनिकेशन को पहुंचाने का जो तरीका हो सकता है वो मीडिया हो सकता है। पहले भी बातचीत हो, देखिए मीडिया वाली बात बार बार आ रही है, बिल्कुल सही बात है कि मीडिया वाला मसला है। और मीडिया भी आप खुद कह रहे हैं कि बिकी हुई मीडिया है। आप बिकी हुई मीडिया के भरोसे क्यों बैठे हैं? आप खुद से भी तो कितना पहुंच पा रहे हैं, मसला ये भी तो हो रहा है। और ये भी देखिए कि डील करने का तरीका क्या होता है। आपने एक चीज देखी होगी, जिस तरह से कांग्रेस पे गोदी मीडिया हमलावर रहता है, आम आदमी पार्टी पे नहीं रहता है। ठीक, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार में है, जो भी जहां भी सरकार में रहेगा पैसा तो होगा ही उसके पास, वो भी भर भर के एडवर्टीजमेंट देते हैं। हालांकि ये गलत है, एथिक्स के खिलाफ है कि एडवर्टीजमेंट दे रहा है तो उसके खिलाफ ना बोलो, लेकिन उन्हें पता है कि भाजपा की इस बात से डील करने के लिए हमें भी थोड़ा बहुत इस तरह का काम करना होगा। तो जहां पे कांग्रेस की सरकारें हैं, क्या वो इस तरह से नहीं कर सकती? भाई तू हमारी ही बातें दिखाओ। अगर अब देखिए जो चीज आप गलत कह रही हैं खुद आप चाहती है कि वो चीज भी कर लो जो चीज आप खुद गलत बता रही हैं। बहरहाल पंकज श्रीवास्तव जी, आपसे आखिरी सवाल मैं लेता हूं कि कम्युनिकेशन का जो मामला है या लोगों तक कैसे पहुंचेगा, ये बड़ा सवाल जरूर है। और हमेशा ही जितने भी मुद्दे आपने बनाया, जितने भी, जैसे निवेदिता ने ये बात कही कि जमीन पे नहीं जाया गया है विपक्ष के जरिए, मुझे तो भारत जोड़ो यात्रा दिखती है और ऐतिहासिक यात्रा है। इससे ज्यादा असर की बात जी ले लेते हैं, पंकज श्रीवास्तव से इसका जवाब ले लेते हैं कि असर की बात जरूर आएगी। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी तब कम से कम सोशल मीडिया चैनल्स या अल्टरनेटिव मीडिया हाउस जो है वो ठीक ठाक कवरेज दे रहा था, लेकिन उसके बाद एकदम से सारी कवरेज रुक गई। उसके बाद इनके पास कोई कंटेंट नहीं है जो इन्होंने पुश किया हो, कोई नैरेटिव पुश नहीं किया है। तो कम्युनिकेशन कर कितना पाएंगे, अपना एजेंडा या अपनी जो मैनिफेस्टो है पहुंचा कितना पाएंगे, और क्या उनके पास वो माध्यम है, क्या उनके पास वो स्ट्रेटजी है, पूरी स्थिति को देखते हुए कि मीडिया किस तरीके से कंट्रोल्ड है। की स्थिति है वो ऐतिहासिक रूप से पहली बार इतनी विकट है कि विपक्ष के लिए कहीं कोई स्पेस ही नहीं है। इमरजेंसी भी एक बार लगी थी, लेकिन तब भी बहुत से अखबार थे जो सरकार से लड़कर विपक्ष को स्पेस देते थे। ये पहली बार है जो हमारा मुख्य धारा का मीडिया है वो सरकार के साथ खड़ा होकर विपक्ष पे हमलावर है। तो विपक्ष अकेले तो कुछ नहीं कर सकता है। मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष के परिसर में सिर्फ दल नहीं होते हैं, उसमें मीडिया भी होता है, उसमें वो तमाम संस्थान होते हैं जो सरकार पर अंकुश रखते हैं। अब सवाल है कि कोई पार्टी और क्या कर सकती है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने 2-2 यात्राएं की, पूरे देश को नापा। अब आप कहिए कि साहब वो 3 राज्य हार गए, पर कर्नाटक जीते और भी जगह जीते, हिमाचल भी जीते, तेलंगाना जीते। मैं इससे सीधे रिश्ता नहीं रख रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं विपक्ष क्या कर सकता है, उसका नतीजा क्या है वो सेकंड बात है। विपक्ष यही कर सकता है कि सीधे जनता के बीच जाए। तो कम से कम राहुल गांधी को तो इसके लिए हमें ज़रूर नंबर देने चाहिए कि उन्होंने एक तरफ तो पूरी पदयात्रा कर डाली जो अभूतपूर्व है, इसके पहले इतिहास में किसी ने नहीं किया है। कम से कम राजनेताओं ने तो नहीं किया है। एक चंद्रशेखर जी ने किया था, लेकिन दिल्ली में खत्म हो गई थी। कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं गए थे, और इतने बड़े पार्टिसिपेशन के साथ तो बिल्कुल नहीं गए थे। फिर उन्होंने जो पदयात्रा और बस यात्रा सब हाइब्रिड यात्रा की, आपने देखा मणिपुर से, और न्याय यात्रा, और उस न्याय यात्रा से ही निकली तमाम चीजें आज हमें इस घोषणा पत्र, जिसे वो न्याय पत्र कह रहे हैं, उसमें हमें सामने नजर आ रही। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे करेंगे। हम विपक्ष को 24 घंटे अपने कटघरे में खड़ा करके उसको हम कॉपी जांचते रहें, जबकि हमें कॉपी जांचनी चाहिए उस सरकार की जो 10 साल से है। भाई 10 साल से आप सरकार में हैं, आपको बताना पड़ेगा कि इस देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ी। इस देश में कोई अगर सड़क पर काला झंडा लेके निकलता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा कैसे लग जाता है। हमको पूछना पड़ेगा कि जो 400 का सिलेंडर है वो 1100 का कैसे हो गया। हमें पूछना पड़ेगा कि किसानों की आय दोगुनी हो रही थी और आप कहां पर है, किसान क्यों इस तरह से मारे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर, सरकार से पूछना पड़ेगा। विपक्ष से नहीं पूछना है। विपक्ष करे न करे, जीते हारे हम नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि जो 10 साल से सरकार पर है, जिसके पास सारी शक्तियां हैं। दूसरी बात, पीएमएलए केस की बात निवेदिता ने बहुत अच्छी बताई। अरे भाई, फांसी की सजा का कानून है, इसका मतलब ये थोड़ी किसी को चढ़ा दोगे। सवाल मिसयूज का है।
सवाल मिसयूज का बात तो है। यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर के सूक्ति की सवाल तरफ भी जानी misuse का चाहिए है, कि ये कितना ही सवाल मजबूत misuse का है। बात इस पे भी जाएगी कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब कहा था कि कितना ही अच्छा संविधान आप क्यों ना बना दें, इंप्लीमेंट करने वालों की नीयत अगर गलत होगी तो वो संविधान खराब ही साबित होगा। निगरानी की जो बात है, तो क्या निगरानी का भी मतलब वही नहीं हो जाएगा कि हम तुम्हारी एजेंसियां तुम्हारे हिसाब से ही काम करेंगी? और जहां तक सर जो आप बात बोल रहे हैं कि सरकार से सवाल होना चाहिए, सरकार से ही सवाल कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम विपक्ष को बिल्कुल भी जवाबदेह ना ठहराएं। आप देखिए यूपी से लेकर के हर जगह पे क्या स्थितियां रही हैं, आप ये देखिए सर ना। शायद यही बात विपक्ष मान के बैठ गया है कि अरे जनता तो सरकार को जज करेगी, हमको क्या है। आप ऐसे नहीं, कौन सी स्थितियों की बात आप कर रहे थे? स्थितियां नहीं बताई आपने। आप देखिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी जब साथ में आए थे राहुल गांधी के, उस समय आपको याद होगा जो माहौल था वहां पे, सब कुछ होते हुए भी कांग्रेस की, यहां तक ये कहा गया कि कांग्रेस की वजह से वो हार गए थे। ये बात हो रही थी कि कांग्रेस की वजह से ये बात कही किसने? मीडिया ने, और उसी बात पे बातचीत हो रही है लगातार, और हम अलायंस पे ज्यादा उसमें सीट के भी आप कांग्रेस के देखेंगे, साथ यूपी में समझौता नहीं था पिछला, गलत है ये। पिछला नहीं, अरे अखिलेश और राहुल जब साथ में अरे आए आप थे, 2000 भाई आप 10 साल और 15 साल पहले ले जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी जो सरकार चल रही है वो 10 साल से चल रही है। चलिए सर, कम्युनिकेशन एक मेजर सवाल है, और वो कम्युनिकेशन मानने कैसे में कांग्रेस के सामने बिल्कुल चुनौती है, और उस चुनौती को पार करना, एक एक घर जाना इस घोषणा पत्र को लेकर, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये मीडिया अगर नहीं भी कर रहा है तो उनकी जिम्मेदारी है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इस सरकार ने इस देश की दुर्दशा कर दी हर मोर्चे पे, और हमारे लिए मानक है। मानक वही है जो कभी माननीय नरेंद्र मोदी जी मनमोहन सिंह सरकार के सामने रखते थे। उन्हीं मानकों पे उनकी कॉपी भी जांची जाएगी। अब इसका फायदा उठाने की चुनौती वो विपक्ष के है, बतौर पत्रकार आपके और हमारे सामने है कि हम उस कॉपी को जांच के बताएं कि भाई 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और आईआईटी मुंबई में भी 36% लड़कों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा। ये एक ऐतिहासिक एक तरह से दुर्व्यवस्था का प्रतीक है। हम महंगाई के बारे में, किसानों के बारे में, रोजगार के बारे में बात जो करना है वो सीधे हम सरकार को देखकर करेंगे ना। विपक्ष करे ना करे वो उसकी जिम्मेदारी है। दूसरा, हाँ संदीप, आखिरी ही टिप्पणी, और इस सवाल को मैं जोड़ देता हूं, फिर आप अपनी बात रख दीजिए कि डॉक्यूमेंट तो आ गया है, मैनिफेस्टो आ गया है, लगातार इस मैनिफेस्टो की बात अलग अलग मोर्चों पे राहुल गांधी या कांग्रेस के अन्य नेता कर रहे थे। कितना असरदार होगा, चुनावों में कितना प्रभावी होगा? देखिए, जिस तरीके से आज देश खतरे में है और तमाम चीज़ें, लोकतंत्र और संविधान को पूरी तरीके से ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है, उसमें आम जो जनता है उसको भी आगे आकर इस मैनिफेस्टो को जगह जगह पर लोगों तक ले जाना चाहिए। मतलब एक आम नागरिक के तौर पर भी आप देखिए, राहुल गांधी ने इसमें वो बात भी रखी है, जो जिन दलितों के पास ज़मीन नहीं होगी उनको ज़मीन आवंटित की जाएगी। ये वो है, इंदिरा गांधी ने दलितों को पट्टे दिए थे एक समय पर, वो वाली बात आज फिर कि जिन दलितों पर ज़मीन नहीं है या कम ज़मीन है उनको ज़मीन आवंटित की जाएगी। तो आप देखिए, इंदिरा गांधी का जो सपना है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सामाजिक न्याय का सपना है, उसको पूरा करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी जा रही है। और जिन अम्बेडकर जयंती पे जो दलित समाज लगातार जश्न मनाता हुआ आ रहा है, या काशीराम साहब के मरने पर जो दुख मनाता हुआ आ रहा है, तमाम जो इनकी जन्मदिन या पुण्यतिथि है उन पर जो महापुरुष हैं उनसे एसोसिएटेड, उन महापुरुषों की जीवनी को घर घर पहुंचाने की बात कांग्रेस ने मैनिफेस्टो के अंदर डाली है। वो मान्यवर काशीराम साहब जो दलितों के महापुरुष हैं, और उन्होंने डायरेक्ट कांग्रेस पर अटैक किए हैं। उन महापुरुषों की बात कांग्रेस चाहती है कि लोगों तक पहुंचे। वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार की बात वो चाहती है कि लोगों तक पहुंचे। सावरकर, गोडसे की नफरती भरे जो इरादे हैं, जो उनकी विचारधारा है, वो ना पहुंचे। ठीक है, डॉक्यूमेंट को लेकर बातचीत हुई और ये टिप्पणी आपने सुनी होगी, पूरी चर्चा आपने सुनी, कैसी लगी है बताइएगा। इसमें एक बात ज़रूर है कि डॉक्यूमेंट में जो वादे किए गए हैं बड़े ज़रूरी वादे थे, ये लगभग सभी लोगों ने माना है। यूनिक कुछ ऐसा नहीं लग रहा है निवेदिता को, क्योंकि तमाम लोग इस तरह के वादे करते ही हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आपने क्या काम किया है या आपके एक्शंस में क्या परिलक्षित हुआ है, उस आधार पर ही आप जाँचे जाएंगे और उस आधार पर ही आपको विश्वास किया जाएगा। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव ने भी ये बात मानी है कि कांग्रेस जो है वो अब तक कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाई है, एजेंडा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे इसमें सफल नहीं हो पाई है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका मीडिया की है, और मीडिया किसके कंट्रोल में है ये हम सब लगातार बातचीत कर चुके हैं। इस घोषणा पत्र में, या न्याय पत्र जिसे कांग्रेस कह रही है, इसमें एक चीज़ ज़रूरी मीडिया को लेकर भी कही गई है कि इंटरनेट फ्रीडम
उसके लिए लॉ बनाया जाएगा। इंटरनेट शटडाउन्स जो फ्रीक्वेंट हो रहे हैं उसके लिए लॉ बनाया जाएगा उसके खिलाफ। तो घोषणा पत्र ठीक है, लेकिन असरदार कितना हो पाएगा ये इस बात से तय होगा कि कितने लोगों तक ये घोषणा पत्र पहुंच सकता है। जब स्थितियां आपके सामने हैं तो आपके कार्यकर्ताओं का पूल क्या करेगा और उसको क्या करना है यह सोचना और उसको क्रियान्वित करना कांग्रेस के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी। बहरहाल एक घोषणा पत्र हमारे सामने आ चुका है, एक और घोषणा पत्र की जो इंतजार है वो हमें जरूर रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या वादे करती है, क्योंकि किसान आंदोलन हम देख चुके हैं, तो किसानों से आप क्या वादे करेंगे। युवाओं के बेरोजगारी दर को हम देख चुके हैं, उनके प्रदर्शनों में हुए लाठी चार्जेस हम देख चुके हैं, उनसे आप क्या वादे करेंगे। महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध हम देख चुके हैं, रिजर्वेशन जो महिलाओं का होना था उसे 2029 के बियॉन्ड आपने सरका दिया, ये हम देख चुके हैं। तो आप क्या वादे करेंगे ये देखना जरूरी होगा। 10 साल से सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, उसे उस कसौटी पर कसा जाएगा कि पिछले वादों को उसने पूरा कितना किया है और ये पूरा जो शासनकाल है उसने चलाया किन लक्ष्यों को लेकर है और किन भावनाओं को लेकर है। कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, वादे अच्छे हैं, वादों का अमलीकरण कैसे होगा, असर कैसे होगा, ये एक जरूरी सवाल है जो सभी को सोचना चाहिए। आप सभी से ये मेरी दरख्वास्त है, नागरिक होने के नाते वोट करने से पहले घोषणा पत्र जरूर पढ़ें। केवल कांग्रेस का नहीं बल्कि तमाम पार्टियों का, अलायंसेस के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स को भी आने दीजिए, उसे भी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वही दस्तावेज है जिसके आधार पर आपको निर्धारण करना चाहिए और प्रतिबद्धताएं देखते हुए उसे कसौटी पर कसना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ रूम चर्चा को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मल्टीक्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि चुनावों से जुड़ी और सामाजिक राजनीतिक विषयों से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।